हेलो दोस्तों, इस एजुकेशनल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को। दोस्तों, इस टॉपिक को इस वीडियो में हम इतने सरल तरीके से पढ़ेंगे कि आपको पढ़ते समय ही 50% लर्न हो जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो यूपी ट्रिपल एससी पेट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो अगर आप भी पेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में रखा गया है तथा इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। स्पेन विश्व का प्रथम देश है जहां निर्देशक तत्व लिखे गए थे। दोस्तों, इसमें से आपको क्या क्या याद रखना, आपको याद रखना है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस भाग में रखा गया है, किस अनुच्छेद में। तो भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में रखा गया है। कहाँ के संविधान से लिया गया है? दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। स्पेन विश्व का पहला देश है जहां पर नीति निर्देशक सिद्धांत को लिखा गया। अब आगे बढ़ते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत के मुख्य उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है, इसको अपने संविधान में लाने का आयरलैंड के संविधान से उद्देश्य क्या है। इन सिद्धांतों का उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित कराना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में, कल्याणकारी देश के रूप में, यहाँ पे देश होगा, देश के रूप में स्थापित करना है। दोस्तों, इन अधिकारों को लागू कराने के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अधिकारों को लागू कराने के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। यह राज्य सरकार द्वारा लागू किया जाता है और सभी नागरिकों को प्राप्त होता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को सिर्फ राज्य सरकार ही लागू कर सकती है। नीति निर्देशक सिद्धांतों को मुख्यतः 3 श्रेणी में बांटा गया है। पहला है समाजवादी सिद्धांत, दूसरा है उदारवादी सिद्धांत और तीसरा है गांधीवादी सिद्धांत। अब इनको भी हम आगे जानेंगे अनुच्छेद के रूप में। दोस्तों, इसमें एक कथन है जो कि पूछा जाता है, केटी शाह का कथन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का ऐसा चेक है। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में रखा गया है। अब हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 36 में है राज्य की परिभाषा। आपको सभी याद रखना है क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 36 में क्या है, अनुच्छेद 37 में क्या है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अनुच्छेद 36 में है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 में है यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है और वाद्य योग नहीं है। दोस्तों, यही है जो ऊपर मैंने बताया कि इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते, ये सिर्फ राज्य सरकार ही तय करेगी। अनुच्छेद 36 में राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 38 में कहा गया है, राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। आप इन तीनों वर्ड को याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, इन तीनों न्याय के बारे में इसमें कहा गया है। अब अनुच्छेद 39 की बात करें तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें कहा गया है कि राज्य विशेष रूप से इन नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा। अब जानते हैं कि वो नीतियां आखिर कौन कौन सी हैं। दोस्तों, सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार, भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना, कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को संकेंद्रित होने से बचाना, पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना, श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा करना। दोस्तों, ये कुछ मुख्य पॉइंट हैं जो कि कहाँ पर बताए गए हैं, अनुच्छेद आपके 39 में बताए गए हैं। अब उसके बाद अनुच्छेद 39 क आता है। इसमें क्या कहा गया है, गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना। किस आर्टिकल में कहा गया है? दोस्तों, गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना अनुच्छेद 39 ए में कहा गया है। आप इसे क भी बोल सकते हैं या ए भी बोल सकते हैं।
अब अनुच्छेद 39 बी या फिर ख में क्या कहा गया है, सार्वजनिक धन का स्वामित्व व नियंत्रण। कहाँ कहा गया है, 39 अनुच्छेद 39 ख यानी कि 39 बी में कहा गया है। अनुच्छेद 40 दोस्तों, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख मिलता है। ग्रामीण क्षेत्र जो है वो 73वें संविधान संशोधन, दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र जो है इसका गठन हुआ था 73वें संविधान संशोधन द्वारा, जिसे पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। वहीं पे शहरी क्षेत्र का गठन हुआ था 74वें संविधान संशोधन से। दोस्तों ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, आपके टीचिंग एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। शहरी क्षेत्र 74वां संविधान संशोधन, ग्रामीण क्षेत्र 73वां संविधान संशोधन, आप इसे याद रखिएगा। और ग्राम पंचायत का गठन किस में उल्लेखित है, अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 41 में क्या कुछ लिखा गया है, अनुच्छेद 41 में है कि कुछ स्थितियों में लोक सहायता, काम व शिक्षा पाने का अधिकार, जैसे कि विकलांगता पेंशन हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, ये सभी पाने का अधिकार है। अब अनुच्छेद 42 की बात करें तो अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि काम का न्यायपूर्ण व मानवता अनुकूल दशाओं तथा मातृत्व सहायता का प्रावधान, मतलब कि मातृत्व सहायता, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनकी सहायता करना। अनुच्छेद 43 में क्या कहा गया, दोस्तों अनुच्छेद 43 में कहा गया है कृषि व उद्योगों में लगे हुए सभी मजदूरों को अपने जीवन निर्वाह के लिए, उनको अपनी आजीविका चलाने के लिए पर्याप्त वेतन मिले ताकि उनका जीवन स्तर उठ सके। मनरेगा राज्य के इसी संवैधानिक लक्ष्य की पूर्ति के लिए चलाया गया था, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। इसमें कहा गया है, दोस्तों आपसे अगर आप क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की बात किस अनुच्छेद में कही गई है, अनुच्छेद 43 में कही गई है। अनुच्छेद 43 ए में क्या कहा गया, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। दोस्तों राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत राज्य से संबंधित है, इसीलिए उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा, अनुच्छेद 43 ए में कहा गया है। अनुच्छेद 43 बी में कहा गया है सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। सहकारी समितियों को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में कहा गया है, अनुच्छेद 43 बी में कहा गया है। अनुच्छेद 44 में कहा गया है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। दोस्तों पूरे भारत के नागरिकों के लिए एक समान, मतलब कि कानून व्यवस्था जो होगी एक समान होगी, जैसे कि सभी धर्मों में सभी जातियों में, मतलब जैसे नहीं होता है कि मुस्लिम धर्म में कुछ अलग होता है, वो लोग 3 बार तलाक कहेंगे तो उनका रिश्ता खत्म हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि सभी लोग भारत के नागरिक हैं तो यहाँ पर कानून व्यवस्था भी सबके लिए समान होगी। अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने पर प्राथमिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। 6 वर्ष के बच्चों को सुविधा देना, मतलब कि 6 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था में उनकी देखभाल करना और उनको शिक्षा देना, प्रारंभिक शिक्षा देना। एक संविधान संशोधन होता है जिसे कहते हैं 86वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 में होता है। इसमें क्या कहा गया दोस्तों, 86वें संविधान संशोधन में इसके द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, मतलब शिक्षा अनिवार्य होगी और निःशुल्क मतलब कि बिल्कुल फ्री होगी, शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया। इसे अनुच्छेद 21 ए के अंतर्गत जोड़ा गया। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में। इसमें कहा गया कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क यानी कि फ्री में और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए अनुच्छेद 21 ए, आप इस अनुच्छेद को पूछा गया है, ये आपके यूपी टीईटी एग्जाम में एक बार पूछा गया है कि अनुच्छेद 21 ए में किसके अंतर्गत रखा गया है, अनुच्छेद 21 ए के अंतर्गत रखा गया है। दोस्तों जो जन्म से लेके 6 वर्ष के बच्चे होंगे उनको हेल्थ की सुविधा, और जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होंगे उनको एजुकेशन की सुविधा। आप ध्यान दीजिएगा, इसमें ये कहा गया है कि जो जन्म से लेकर 6 साल के बच्चे होंगे
उनको स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना, और जो 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चे हैं उनको क्या कराना, उनको एजुकेशन वाली शिक्षा उपलब्ध कराना। अब बात करें अनुच्छेद 46 की। राज्य समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। दोस्तों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा की बात किस अनुच्छेद में कही गई है, ऐसे प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछेगा, तो आप ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल आपके अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 47 में कहा गया है, लोगों के जीवन स्तर में सुधार, पोषणाहार को बढ़ावा देना, शराब पर प्रतिबंध लगाना और नशीली दवाओं पर प्रतिबंध लगाना। दोस्तों, यहाँ से तो करीब करीब ये क्वेश्चन तो सबको याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड दिया है, ये देखिए, इसलिए ये सबको याद हो जाएगा। शराब पर प्रतिबंध लगाना या फिर नशीली दवाओं पर प्रतिबंध लगाना किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 47 में कहा गया है। दोस्तों, यहाँ पे होगा अनुच्छेद, ये रिपीट हो गया है, ये तो पहले मैं बता चुकी हूँ आपको। अब अनुच्छेद 48 की बात करें तो राज्य कृषि व पशुपालन का संगठन, राज्य कृषि मतलब कि अपने जो भी राज्य होगा पूरे देश में, क्योंकि ये राज्य से संबंधित है, तो राज्य की जो कृषि पशुपालन का संगठन होगा उसको वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देना, यानी उसकी उन्नति करना। अनुच्छेद 48 ए या फिर क में कहा गया है, वन्य जीवों एवं पर्यावरण का संरक्षण करना। वन्य जीवों, जो वन में जीव रहते हैं उनका, और हमारी प्रकृति, हमारे पर्यावरण का सुरक्षा करना, संरक्षण करना। अनुच्छेद 49 में कहा गया है, राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा, जो राष्ट्रीय स्मारक हमारे राष्ट्रीय धरोहर है उनकी सुरक्षा करना। अनुच्छेद 50 में कहा गया है, कार्यपालिका व न्यायपालिका दोनों का विभाजन। दोस्तों, कार्यपालिका और न्यायपालिका का विभाजन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 50 में है। दोस्तों, वैसे तो ये वीडियो यूपी SSSC पेट सिलेबस के लिए बनाई गई है, इसी पर आधारित है, लेकिन ये सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रश्न। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपके परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। अनुच्छेद 51 में कहा गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, मतलब राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाने के लिए प्रयास करेंगे, अपना सहयोग देंगे, ये कहा गया है अनुच्छेद 51 में। अब राज्य के नीति निदेशक तत्व में संशोधन को जान लेते हैं कि उसमें क्या क्या संशोधन किए गए थे। 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था, इसमें नए निर्देशन जोड़कर संविधान के भाग 4 में कुछ बदलाव किए गए थे। अब जानते हैं कि वो बदलाव कौन कौन से थे। जैसे दोस्तों, अनुच्छेद 39 के बाद इसमें अनुच्छेद 39 ए जोड़ा गया, जिसमें कहा गया गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। फिर उसके बाद अनुच्छेद 43 में 43 ए को जोड़ा गया और इसमें कहा गया उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, जो श्रमिक होते हैं, काम करने वाले मजदूर होते हैं, उनकी भागीदारी। अनुच्छेद 48 में 48 ए जोड़ा गया और इसमें कहा गया पर्यावरण की रक्षा और उनमें सुधार करना। फिर उसके बाद अनुच्छेद 550 में अनुच्छेद क जोड़ा गया, यानी कि क बोल दीजिए या फिर ए बोल दीजिए, ये जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, प्राथमिक स्तर के होते हैं, उनको उनकी मातृभाषा में शिक्षा देना, ताकि वो उसको जल्दी से पकड़ सके, समझ सके, उसको कैप्चर कर सके। वह अनुच्छेद 351 के अंतर्गत हिंदी को प्रोत्साहन देना। ऐसा कि नहीं कि सिर्फ इंग्लिश पढ़ाना है, नहीं दोस्तों, हमारे देश में जो बच्चे हैं उनको हिंदी की शिक्षा भी आनी चाहिए, मतलब हिंदी भी उनको आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अंग्रेज हैं, उनको सिर्फ इंग्लिश आना चाहिए। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको इंडिया में भी, जिनको सिर्फ इंग्लिश आती है, हिंदी नहीं आती है, तो ये अच्छी बात नहीं है, अपने देश का अपमान है ये। दोस्तों, ये वीडियो आई होप कि आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, मैंने काफ़ी सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।